वेलकम टू ऑडिट बाय नीरज। यहाँ पे हम लोग रिवाइज करते हैं ऑडिटिंग और ये पॉडकास्ट आपको बहुत मदद कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के जितने भी एपिसोड्स हैं सबको अच्छे से मन लगा के सुनिए, रिवीजन भी होगी, याद भी होगा और एग्जाम्स में मार्क्स भी आएंगे। और अगर आप लोग ऑडिट की क्लासेस या मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं तो ऑडिट की क्लासेस के लिए edu91.org पे जाइए और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग mocktestpapers.com पे भी विजिट कर सकते हैं। अब जल्दी से इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस ऑडिट बाय नीरज पॉडकास्ट के सारे एपिसोड जरूर सुनिएगा, वो आपको काफी मदद करेंगे आपके एग्जाम्स में चीजें याद करने में और स्कोर करने में। लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे एसए 501 के बारे में। एसए 501 किसे डील करता है? ऑडिट एविडेंस, राइट। बट ऑडिट एविडेंस किसके केस में? एडिशनल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। ये बात याद रखिएगा। जो मेन एसए 500 है वो डील करता है ऑडिट एविडेंस से इन जनरल, लेकिन 501 भी ऑडिट एविडेंस से डील करता है। वो आपको बताता है एडिशनल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर दोज स्पेसिफिक आइटम्स। सबसे पहले आता है इन्वेंट्री, देन आता है हमारे पास लिटिगेशन एंड क्लेम, एंड देन आती है हमारे पास सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेंट्री है आपके एग्जाम के लिए, चाहे इंटरमीडिएट, आईपीसीसी या फिर सीए फाइनल के आपके एग्जाम्स हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम लोग इन्वेंट्री पे काफ़ी सारी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। अब आप लोगों ने करना क्या, एक बात मैं आपको बता दूं कि दीज आर ओनली रिविजनरी पॉडकास्ट, क्लासेस का सब्सिट्यूट नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको पहले पढ़ के फिर आना चाहिए। सो ऐसे 501 की बात करते हैं हम लोग। ऐसे 501 में क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में स्पेसिफिकली एग्जिस्टेंस और कंडीशन का, एग्जिस्टेंस और कंडीशन का, वैल्यूएशन का नहीं, एग्जिस्टेंस और कंडीशन का। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। हाँ, इस एग्जिस्टेंस और कंडीशन की चेकिंग में ओनरशिप भी कभी कभी पता चल जाती है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, लेकिन आपको कभी भी वैल्यूएशन पे नहीं जाना इस हिस्से में। लिटिगेशन एंड क्लेम की बात करते हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम में हमें देखना है कि भाई जितनी भी लिटिगेशन एंड क्लेम डिस्क्लोज्ड हैं वो प्रॉपरली, जो भी डिस्क्लोज्ड हैं वो कंप्लीट है या नहीं, यानी कि सारी लिटिगेशन क्लेम्स डिस्क्लोज्ड हैं, अकाउंटेड फॉर हैं या नहीं। देन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में सच बताऊं तो बात तो इतनी सी है कि भाई जो उनकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है वो इन अकॉर्डेंस विद AFRF है या नहीं। चलिए अब स्पेसिफिकली बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट की भाषा में बोलूँ तो इस हिस्से में इन्वेंट्री जो है वो मटीरियल है। ओके, आइए जी, चलिए बात करते हैं। सो ऐसे 500 क्या बोलते हैं इन्वेंट्री के बारे में? अगर इन्वेंट्री मटीरियल है, अगर इन्वेंट्री किसी क्लाइंट की इन्वेंट्री मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब वो कैसे करेगा? दो तरीके हैं। नंबर 1, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ओके, एंड नंबर 2, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ये देखने के लिए कि भाई वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स को। तो दो काम करेगा वो। जब इन्वेंट्री मटीरियल होगी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर जो है एग्जिस्टेंस और कंडीशन को लेके जो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा दो तरीके से। नंबर 1, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। नंबर 2, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ये जानने के लिए कि भाई जो इन्वेंट्री काउंट है वो एप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। यहाँ पे जाके ये क्या करता है? सबसे पहले याद रखिएगा, ये पूरा प्रोसीजर आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। इवैल्यूएट करता है कि भाई मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स है फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इन्वेंट्री वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही नहीं, मतलब वो प्रॉपर है या नहीं। हमने मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन है प्रोसीजर्स दिए हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, यानी मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को हम लोग चेकआउट करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर जो है वो कैसे कर रही है, इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे चल रही है। इंस्पेक्ट करते हैं इन्वेंट्री को, उसके डैमेज पता लग सकता है हमें, राइट, उसकी एग्जिस्टेंस पता लगेगी, उसकी कंडीशन पता लगेगी, और कुछ केसेस में उसकी ओनरशिप का भी हमें जो है आइडिया यहाँ से लग सकता है। ओनरशिप इज़ नॉट मैंडेटरी बट येस हमें लग सकता है। देन परफॉर्म करेंगे क्या? टेस्ट काउंट्स। हाँ जी, परफॉर्म करेंगे क्या? टेस्ट काउंट्स। तो ये चार बातें याद रखिएगा। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे जाके ऑडिटर को करना क्या होता है? इवैल्यूएट करता है मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को। डॉग्स की आवाज़ आ रही होती है, आई एम रियली सॉरी। ऑब्जर्व करता है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करता है? कि भाई मैनेजमेंट जो है एक्चुअली में काउंटिंग कैसे कर रही है। इंस्पेक्ट करता है इन्वेंट्री को, और फाइनली परफॉर्म करता है टेस्ट काउंट। तो ये दो मेजर काम, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि भाई ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट पे गया और वो इन्वेंट्री काउंट जो है वो
किसी और डेट पे हो रहा था अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Come on. So if the physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statement, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर सर जी सबसे पहले अपने ऑडिट प्रोसेस लगाएगा और उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। किस चीज़ के लिए? जो चेंज हुआ है इन्वेंट्री के लेवल में बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हुआ है नहीं। सो इफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो है मैनेजमेंट ने कंडक्ट किया है कब? एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिटर विल ऑडिटर विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या ऑब्टेन करने के लिए? ऑडिट एविडेंस। इस चीज़ का ऑडिट एविडेंस कि भाई ये जो चेंज हुआ है ना इन्वेंटरी में बिटवीन दी काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं। ये इसका सबसे मेजर पार्ट था, बताया आपको। ओके अच्छा, ऑडिटर अगर अटेंड नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस, तो ऑडिटर को किसी और डेट पे जाके फिजिकल काउंट जो है ऑल्टरनेटिव डेट पे ऑब्जर्व करना चाहिए और इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जो है वो उसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए, राइट। देन अगर अटेंडेंस नहीं हो पाती है, अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, याद रखिएगा अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 501 में इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है और इन्वेंट्री के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या होगा? तो हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन कर पाएँ। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन कर पाएँ रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे जो आपको क्लास में बताए भी जाते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर सर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। डन। ओके, यहाँ पे क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर जाने की ज़्यादा उम्मीद है, याद रखिएगा। Why? Because he is not able to apply the alternative procedure. He is not able to obtain the sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. आइए, अच्छा, अगर impracticable है, क्यों impracticable है? Because of the nature of location of the inventory. इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि भाई बॉर्डर पे है गोडाउन और बॉर्डर पे सब चल रही है फाइट। ओके, तो उसमें सेफ्टी ऑफ ऑडिटर जो है भाई इन्वॉल्व है। ऑडिटर भाई जान पे खेल के थोड़ा ना इन्वेंट्री काउंट करने जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लगाइए। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ये ध्यान रखिएगा कि क्या वैलिड रीजंस नहीं है इन्वेंट्री काउंट को स्किप करने के। भाई जनरल इनकन्वीनियंस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। जनरल इनकन्वीनियंस, अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है, नो, इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर नॉट अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ओके, अब एक बात सुनिए ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये ऐसे 200 भी बोलता है कि मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। आप ये नहीं बोल सकते यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, यार इसमें तो बहुत कॉस्ट है, चलो मैं नहीं ऑडिट प्रोसीजर में नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जहाँ पे सर जी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। या फिर हम इसकी वजह से मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट की वजह से लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से अपने आप को सेटिस्फाई कभी भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा इन दोनों बातों को। ओके, आइए अब एक दो सिचुएशंस और पढ़ते हैं, फाइनल वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा रेलेवेंट है कि कस्टडी जो है ना, आपकी इन्वेंट्री की कस्टडी और कंट्रोल जो है वो थर्ड पार्टी के पास है। आपने किसी और के वेयर हाउस में अपने गुड्स रखवा रखे हैं। सो इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। अब अगर वो मटेरियल है तो भाई ऑडिटर को उसके लिए भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ दैट इन्वेंट्री, राइट। कम ऑन, अब वो कैसे करेगा? नंबर 1, सबसे पहला सबसे सिंपल, याद रखिएगा वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग है, कंफर्मेशन मांगेगा थर्ड पार्टी से क्वांटिटी और कंडीशन को लेके। हाँ जी, क्वांटिटी और कंडीशन को लेके कंफर्मेशन, ऐसे 505 भी लगेगा। आइए, देन ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, और भी ऑडिट प्रोसीजर जो आप लोग सीखते हैं वो सारी चीज़ें करेगा। वो सारी चीज़ें है क्या? डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस ऑडिटर सर जी हो सकता है आपके लिए ऑडिट प्रोसीजर लगाए इंस्टेड ऑफ और ऐसे बोलिए इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द कंफर्मेशन विद द थर्ड पार्टी। यानी आपने कंफर्मेशन लेनी ही है, कंफर्मेशन नहीं भी लेंगे, ध्यान सुनिएगा इस बात को मैं क्या बोलता हूँ। देखिए, इंस्टेड ऑफ यानी कंफर्मेशन की जगह आप ये वाले प्रोसेस लगा लीजिए, या फिर कंफर्मेशन के साथ भी आप ये प्रोसेस लगा लेते हो, इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू कंफर्मेशन विद द थर्ड पार्टी। अब और क्या, अब ये ऑल्टरनेटिव प्रोसेस क्या हो सकते हैं ज़रा देखिए। खुद जाके वहाँ पे वो अटेंड कर सकता है फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, या किसी और ऑडिटर को अरेंज कर सकता है टू अटेंड द फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ओके,
थर्ड पार्टी के ऑडिटर की या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकता है ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल, ताकि ये श्योर हो जाए कि भैया जो इन्वेंट्री है हमारे क्लाइंट की वो प्रॉपर्ली काउंटेड और सेफ गार्डेड है। और जब हमारे क्लाइंट ने थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री रखवाई थी तो फॉर श्योर वहाँ पे कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जैसे कि वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स, तो वो चेकआउट कर सकता है। एंड इफ देर इज अ केस जहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो प्लेज की गई थी, तो हम लोग वो कंफर्मेशन भी थर्ड पार्टी से ले सकते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट डील करता था इन्वेंट्री से। बाकी जो दो पार्ट हैं वो डील करते हैं लिटिगेशन क्लेम्स, और आपका आता है फिर हमारे पास एक सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का, राइट। तो लिटिगेशन एंड क्लेम तो बहुत सिंपल है। ऑडिटर को अपने प्रोसीजर डिज़ाइन करने हैं, किस लिए? टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग एंटिटी, राइट। जिससे क्या हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। जिससे क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अब इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? वेरी सिंपल, सबसे पहला इंक्वायरी किससे? मैनेजमेंट से, या फिर इन हाउस काउंसिल से इंक्वायरी करेगा लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेके। दूसरा स्टेप क्या लेगा? रिव्यू करेगा। रिव्यू क्या करेगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो जो भी मीटिंग हुई होगी TCWG की, फिर जो कॉरस्पॉन्डेंस एक्सचेंज होते हैं एंटिटी और उसके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब जो चिट्ठी पत्तर है, जो लेटर हैं, ये सारी चीज़ें। देन और लीगल एक्सपेंस अकाउंट का रिव्यू करेगा। तो दो बातें याद रखिए, इंक्वायरी, रिव्यू दो बातें, रिव्यू बल्कि तीन बातें। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ TCWG, कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एंड रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ओके और इंक्वायरी में क्या था? मैनेजमेंट, और साथ साथ आपका कोई इन हाउस लीगल काउंसिल है तो। अब ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिए लिटिगेशन एंड क्लेम जो पहले डिस्क्लोज नहीं थे, राइट, या फिर उसको लिटिगेशन एंड क्लेम से रिलेटेड जो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गए, तो ऑडिटर अब क्या करेगा? तो उस केस में ऑडिटर सर जी अब सीधा बात करने की कोशिश करेगा एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। और वो कैसे करेगा? वो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेगा जो मैनेजमेंट बनाएगी। जो कौन बनाएगी? प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड सेंट बाय द ऑडिटर। ओके, जिसमें रिक्वेस्ट होगी एंटिटी के लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करने की डायरेक्टली विद द ऑडिटर। और अगर LR, देखिए जैसे हमारे ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स एप्लीकेबल है, हो सकता है LR के ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स एप्लीकेबल हो, लॉ एंड रेगुलेशन। सो अगर LR प्रोहिबिट करते हैं ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, तो ऑडिटर करेगा परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अब ये बातें थोड़ी सी जो है वो इंटरमीडिएट और IPC वालों के लिए ऊपर से जा रही होंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हमारा ऑडिटर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग कर सकता है? आंसर इज येस। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर को अगर सही लगता है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में इट इज़ रिक्वायर्ड, तो ऑडिटर जो है वो एक मीटिंग भी कर सकता है एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। क्या डिस्कस करने के लिए? कि भाई ये जो लिटिगेशन और क्लेम चल रही है, ये इसका आउटकम क्या हो सकता है। और याद रखिएगा इसका डायरेक्ट कनेक्शन SA 570 से भी बन सकता है। SA 570 में ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, एक तो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न को लेके, और किस चीज़ को लेके, वेदर देयर एग्जिस्ट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड देयर में बी अ लिटिगेशन और क्लेम विच विल लीड टू दैट डायरेक्शन। ओके, आइए सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ऑडिटर कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग भी कर सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई ऑडिटर को लगता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे 315 रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, द मैटर इज कॉम्प्लेक्स, अगेन सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेटेड है, एंड देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो जनरली स्पीकिंग ये मीटिंग्स जो है मैनेजमेंट की परमिशन के साथ की जाती है और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो साथ में रहता है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैनेजमेंट रोक दे ऑडिटर को लीगल काउंसिल से मिलने के लिए, और लीगल काउंसिल या तो रिफ्यूज कर दे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा इवन बाय अप्लाइंग बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, देन तो एक ही सहारा है, SS 705। जी हाँ भाई और बहनों, SS 705 भूलिएगा नहीं। आइए अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी स्पेसिफिक आइटम के बारे में। याद है ना आपके एस्से का नाम क्या था? एस्से का नाम था ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। तो अब तीसरा और आखिरी स्पेसिफिक आइटम है, वो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा, वो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए तो मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज बताता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दिया है। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? उसका लिंक आप लोगों को Edu91 लाइव चैनल पे जो है वो मिल जाएगा। Edu91 लाइव सर्च कीजिए आप लोग, कहाँ पे? यूट्यूब पे। वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक ऑडिट के क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ, और ऐसे 501 से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो सारी भी वहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा उसको। आइए, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ऑडिटर को एक ही काम करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना है। किस चीज़ को लेके? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन
को लेके कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो भाई इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। अब ऐसा करने के लिए इस एस्से में उसे 2 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट मेथड यूज़ कर रही है फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि आपके अकाउंट्स में जो भी आपके हिसाब से रेलेवेंट एएस या फिर आपके इंड एएस हों, प्लीज़ उनको भी एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड एएस, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में क्या कवर्ड है, राइट। तो ये आपका पार्ट यही तो बोल रहा है कि आपने देखना है कि भाई जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। डन। अब इसके लिए ऑडिटर को क्या बोला गया? सबसे पहले ऑडिटर ने भाई मेथड्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। और एक बार हमने मेथड समझ लिया, अब ऑडिटर ये देखेगा क्या उन मेथड से डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ हो रहा है या नहीं। और अगर ऑडिटर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेगा, सो इफ ही फाइंड अप्रोप्रिएट ही विल टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, he will test the application of such method, right? And finally एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगाएगा या और कोई ऑडिट प्रोसीजर भी वो परफॉर्म कर सकता है एज पर दी सर्कमस्टांस, देखने के लिए कि भाई पिछले साल जो है इसकी रेवेन्यू कितना था, इस साल इसका रेवेन्यू कितना है, पिछले साल उसकी सेल कितनी थी, प्रॉफिट कितनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट गाइज, चलिए तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ऐसे जो हमने कंप्लीट कर दिया। ऑल्दो मैंने सोचा सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बात करूंगा, बट मुझे लगा भाई फ्लो बना हुआ है तो चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे पॉडकास्ट को आप गूगल प्ले पे, गूगल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, कहीं पे भी जाके जो है सुन सकते हैं। और रेडियो 91 पे भी ऐसे पॉडकास्ट मैंने एक प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में आप लोगों के लिए लगा रखे हैं। ऑल दी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इस बार अपने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तैयारी कीजिए पक्की। पाएं बेहतरीन वीडियो क्लासेस अपने फेवरेट एजुकेटर से जो आपको प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री लीडिंग डाउट सपोर्ट, मॉक टेस्ट पेपर विद डिटेल इवैल्यूएशन, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अभी विजिट करें edu91.org या फिर प्ले स्टोर से edu91 ऐप डाउनलोड करें।